नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुवेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनका कोई एक सब्जेक्ट वीक रहता है। कुछ लोग मैथमेटिक्स में पीछे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो जिनका जीके वीक रहता है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नए सिरे से हमने शुरुआत की है। तो आज अपन इंग्लिश के बारे में बिना किसी टॉपिक पढ़े हुए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और यह इंट्रोडक्शन यह इंट्रोडक्शन आपको उन सभी चीजों को अवगत करवा देगा कि आपको क्या क्या इंग्लिश के एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, क्या क्या आपको इंग्लिश में आगे पढ़ना है, और या कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ कोई भी दूसरी बात है। यदि आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, एसएससी, एलडीसी इन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता है कि इंग्लिश काफी ज्यादा लीडिंग सब्जेक्ट है। और यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, देखो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग शिकायतें आती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश पढ़ते तो हैं, समझ में भी आती है, लेकिन जब एग्जाम के अंदर करने बैठते हैं, क्वेश्चन करने बैठते हैं, सोल्व करने बैठते हैं, तो फिर समस्या रहती है। आप जानते हो कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, एक कंपोजिशन मिलेगा, पैसेज जिसको कहते हो, एरर फाइंड आउट मिलती है, फिलर्स मिलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मिलते हैं, वगैरह वगैरह प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मान लो कि आपको एरर को फाइंड आउट करना है, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या शिकायत करते हैं कि यदि 10 क्वेश्चन एरर के हैं तो उन 10 में से 7, कुछ के 6, कुछ के 5 ये तो सोल्व हो रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी है। लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश में शुरुआत से थोड़े पीछे रहे हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको क्या फाइंड आउट करना है। तो उनका जो स्कोर रहता है वो 10 में से 1, 10 में से 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। और ये जो स्कोर आ रहा है 1, 2, 3, ये भी उनको नहीं पता कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में एरर निकालनी कहां से है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि मान लो कि आपको किसी एक हॉल में भेज दिया गया है और आपको यह कह दिया जाए, मान लो कि वो हॉल पूरा वस्तुओं से भरा है, अलग अलग वस्तुओं से भरा है, अलग अलग प्रकार की, और आपको यह कह दिया जाए कि आपको अंदर जाना है और ये सामान लेके आना है। सामान का नाम नहीं बताया आपको कि कौन सा सामान चाहिए आपको, तो आप कमरे में तो चले जाओगे, हॉल में तो चले जाओगे, लेकिन बाहर क्या लेके आओगे आप, क्योंकि सामान का नाम आपको पता नहीं है। तो करीब करीब यही हालत हमारी एग्जाम में होती है। हम एरर ढूंढने तो लग रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि हमें एरर कैसे ढूंढनी है और कौन सी एरर ढूंढनी है, क्योंकि हम सेंटेंस को एक पूरा सीरीज में देखते हैं। ऐसा नहीं देखना है। सेंटेंस को टुकड़ों में बांटना, और टुकड़ों में बांटने से सेंटेंस, जो भी कोई बड़ा सेंटेंस होगा वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा, और जब कोई भी चीज भागों में आ जाती है तो इजीली हम बता पाएंगे कि इसमें कहां पे दिक्कत हो पाएगी, कहां पे इसमें एरर रहेगी। खैर, मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि कैसे आपको एरर के अंदर या कोई भी ग्रामर का, ये जरूरी नहीं कि अपन एरर ही सोल्व करना सीख रहे हैं। एरर सोल्व करने सीखने का मतलब यही हुआ कि आप ग्रामर पढ़ रहे हो, और ग्रामर के टॉपिक भी काफी ज्यादा है। जैसे 8 तो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें आप इंटरजेक्शन को थोड़ा हटा सकते हो, तो 7 मान लो। फिर स्ट्रक्चरल ग्रामर के अंदर भी आप काफी टॉपिक बनते हैं। नॉन फाइनाइट भी है तो उनके भी टॉपिक आते हैं। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपकी जो एरर है या आपका जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद ही वहां पे समझना होता है, खुद ही उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना होता है। खैर, मैं छोटी सी एक बात करता हूं। आप जानते हो कि जब भी हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो होती है वर्ब की। कहने का मतलब ये है कि मान लो बहुत से वर्ड्स लिखे हैं, एक पेयर के अंदर लिखा है, एक तरीके से लिखे गए, और यदि उन शब्दों में, यदि उन वर्ड्स के जो पूरा का पूरा एक ग्रुप बन रहा है उसमें यदि कहीं पर भी वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यानी कि वाक्य बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। और यह जो वर्ब है इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया भी कहते हैं। इस वर्ब का डूअर, डूअर का मतलब करने वाला,
उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में ये दो हिस्से सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से हैं। पहला हिस्सा वर्ब का और दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट का। यदि आप सेंटेंस में वर्ब आसानी से पता लगा पाओ या सब्जेक्ट को पता लगा पाओ तो आपके लिए सेंटेंस को पढ़ना या ग्रामर पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना काफी इजी बन जाएगा। लेकिन यदि आपको वर्ब और सब्जेक्ट को पहचानने में प्रॉब्लम है तो फिर समस्या है। मैं शुरुआत की 2 या 3 क्लास बिल्कुल इनके इंट्रोडक्शन के लिए करूंगा ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता कैसे करते हैं, सेंटेंस में वर्ब का पता कैसे करते हैं, ताकि उन स्टूडेंट को भी समझ में आए जो इंग्लिश को पढ़ना अभी शुरू किए हैं या जिनको इंग्लिश में हमेशा से प्रॉब्लम होती जा रही है। तो फिलहाल आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस अपन शुरू करते हैं तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहला ध्यान रखना कहां पे होना चाहिए? वर्ब के ऊपर। और जब वर्ब पता चल जाए तो उसका दूसरा काम करना है कि हम उस वर्ब के सब्जेक्ट का पता करें। अब आप कहोगे कि वर्ब के बारे में तो कुछ खास पता ही नहीं है, तो हमें पता क्या चलेगा? तो मोटा मोटी बात करता हूं मैं। हालांकि वर्ब के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं उतनी बात कर लूं जितनी आपके फिलहाल के लिए आवश्यक है। जैसे वर्ब को अपन कई भागों में बांटते हैं और अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है। मूलतः अपन बात करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे इज आ रहे हैं, वाज हो रहे हैं, हैज है, हैव है, हैड है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी बात करेंगे अपन मॉडल्स की। मॉडल्स का मतलब जितने भी वर्ब आपको मिलेगी, जैसे विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, वगैरह वगैरह। और तीसरा जिसको अपन मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली आपको वर्ब इन्हीं 3 फॉर्मेट में किसी एक में मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी, आप जानते हो, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। मॉडल्स ये भी आप जानते हो। और मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है? मेन वर्ब जैसे मान लो रहना, सोना, उठना, पीना, जीना, मरना वगैरह वगैरह। आप यदि किसी भी हिंदी शब्द के अंत में ना लगा देते हो तो जब ना जुड़ जाता है तो वो क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। फॉर ए वाइल देखिए, जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे लिखा है राइट। आप इस शब्द का अर्थ बताओ हिंदी में क्या होता है? तो आप कहोगे लिखना। तो ना जुड़ रहा है ना, इसका मतलब राइट क्या है? एक मेन वर्ब है। और मतलब एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपने लिखा है कहीं पर रीड, तो रीड का हिंदी मतलब क्या है? पढ़ना। ना जुड़ रहा है ना, तो ना जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी। लेकिन आप जरा ये भी समझो कि मान लो लिखा है कहीं पर टेबल, तो बताइए इसको हिंदी में भी तो आप टेबल ही कहोगे या मेज कहोगे। क्या ना जुड़ता है? इसका मतलब ना नहीं जुड़ रहा, तो ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। ये दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप है। ये क्या है इसके बारे में बात करूंगा मैं फिलहाल आपको वर्ब समझा रहा हूं। तो मेनली आपको 3 फॉर्मेट के अंदर क्या मिलेंगी? वर्ब मिलेंगी। बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमेशा 2 ही बातों को शामिल करता है। पहली बात होगी जो होगा नाउन, और दूसरी बात होगी वो होगी प्रोनाउन की। यानी कि आपको सब्जेक्ट के अंदर या तो क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, और या क्या मिलेगा? आपको प्रोनाउन मिलेगा। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। जैसे जैसे अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन क्या होती है, वर्ब प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, और ये सब्जेक्ट में कहां पे काम करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, या इन हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या है, इनका सिंगुलर प्लूरल का पैटर्न क्या है, इनके ऊपर अपन बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि यहां तक जो भी बातें बताई है मैंने, उनमें से कोई भी एक बात ऐसी होगी जो आपको ना समझ में आई होगी। तो मेनली आपने अब तक इतनी बात जानी है कि जब भी सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको वर्ब का और सब्जेक्ट का, इन दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अब अपन शुरू करते हैं कि सिंटेक्स क्या रहेगी। सिंटेक्स का मतलब स्ट्रक्चर से ही है, संरचना से ही है। तो संरचना 2 प्रकार की बनती है। तो इसकी सिंटेक्स क्या है? पहली सिंटेक्स में तो होगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगी? वर्ब। और जो दूसरी सिंटेक्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? वर्ब के बाद इसका सब्जेक्ट मिलेगा। ये जो वर्ब वाला पोर्शन है इसको मैं आपको हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बताया सबसे जरूरी भाग कौन सा है? वर्ब। और दूसरा जरूरी भाग कौन सा है? सब्जेक्ट। लेकिन पहला वर्ब ही है। अब आपके पास में 2 सिंटेक्स बन रही है।
पहली सिंटेक्स है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। आपको ऐसा नहीं देखना है, बल्कि ऐसा देखना है कि वर्ब से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि दूसरे में क्या है, वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। एक छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं ताकि दोनों बातें क्लियर हो जाएं। देखिए, ये दो सेंटेंस लिखे गए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब, आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपको वर्ब को फाइंड आउट करें। और वर्ब को मैंने तीन तरीके से आपको बताया था। पहला तरीका क्या था इसका, हेल्पिंग वर्ब वाला। पहला तरीका क्या था इसका, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो आप जानते हो कि वाज और स्लीपिंग, यानी कि ये जो वाज लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब थी। इसका मतलब ये जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है इसका, वर्ब का। ये बात नीचे भी लागू होती है, जो वाज स्लीपिंग लिखा है ये क्या है, वास्तव में वर्ब है। अब आपको ये पता करना है कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो इस फॉर्मेट में चल रहे हैं या इस नीचे वाले फॉर्मेट में चल रहे हैं। आप एक बात ये बताओ कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है और कर्ता का मतलब करने वाला, करने वाले का मतलब डूअर। ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत एक व्यक्ति है और हम जानते हैं कि व्यक्ति कोई काम कर सकता है, इसका मतलब ये एक सब्जेक्ट बन सकता है। आप एक बात बताइए, मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट के अंदर या तो नाउन होंगे और या क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। खैर, नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं की है, तो फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि लेडी एक नाउन है और दूसरा नाउन इस सेंटेंस में ट्री भी है। लेकिन आप ये बताओ कि औरत काम कर सकती है या पेड़ काम कर सकता है, सोने का काम औरत करेगी या पेड़ करेगा? तो जाहिर सी बात है, सोने का काम कौन करेगा, लेडी करेगा। तो लेडी जो है ये क्या बनेगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन नीचे वाले में यदि मैं इस ट्री को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या पेड़ सोएगा? तो संभव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट फिर कौन है इसके अंदर, लेडी ही है। तो दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं वो, जो ऊपर मैंने जो सिंटेक्स लिखी है उन दोनों सिंटेक्स को फॉलो कर दिया। पहले वाला जो एग्जांपल है वो पहले वाले सिंटेक्स के लिए है, जबकि दूसरा एग्जांपल है वो दूसरे वाले सिंटेक्स के लिए है। हो सकता है आपको अब तक कुछ ज्यादा समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने कुछ समझाया भी नहीं है। अब मेनली बात करता हूं मैं इन दो सेंटेंस के ऊपर डिटेल के अंदर। तो अभी तक जो मैंने बताया है वो दो सिंटेक्स के ऊपर बात की है, एक सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और दूसरी वर्ब के बाद में क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा। ये जो स्ट्रक्चर जो अपन ने बात की थोड़ी देर पहले, उनमें ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर मेनली सभी एग्जाम में पूछी जाती है। और जो +2 लेवल के एग्जाम है, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी क्लर्क है, हाईकोर्ट एलडीसी है, या किसी भी एसएससी 10+2 वाले एग्जाम तक, इन सिंटेक्स में से काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी एडवांस रहती है, जिसके अंदर अपन नॉन फाइनाइट वर्ब को भी शामिल कर लेते हैं, जिसके अंदर अपन इन्वर्जन का काम भी कर लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यही होता है। चलो इन्वर्जन के बारे में बाद में बात करते हैं। तो मैं फिलहाल इसी सिंटेक्स के बारे में बात करनी शुरू कर रहा हूं। तो इस सिंटेक्स को अपन डिटेल में यदि लिखें तो ये सिंटेक्स बनेगी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। और आपको ये पता है कि वर्ब है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी सेंटेंस का। अब आपको ये जो स्ट्रक्चर है उसको देखना कैसे है वो समझे। एक वर्ब है और वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। मैंने ये नहीं कहा है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं कि वर्ब से पहले क्या है इसका, सब्जेक्ट है। तो आपको आपका जो व्यू होगा वो यही होना चाहिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज हो, जो सब्जेक्ट है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था, सब्जेक्ट में आप दो ही चीजों को पाओगे, या तो वो होगा नाउन और या वो होगा प्रोनाउन। ठीक उसी हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी सिर्फ दो ही बातें आपको मिल पाएंगी, या तो होगा वह नाउन और या वह होगा प्रोनाउन। तो ये अपनी मोटा मोटी डिटेल के अंदर बात हो रही है।
सब्जेक्ट जो करता है उसमें सिर्फ दो ही पार्ट ऑफ स्पीच शामिल हो पाएंगे, या तो वो संज्ञा होगी या वो सर्वनाम होगा। ठीक उसी हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वहां पर भी या तो वो संज्ञा होगी और या वो सर्वनाम होगा। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि यदि अपन क्लास आगे शुरू करते हैं तो सबसे पहला ख्याल अपना कहां होना चाहिए, वर्ब के ऊपर और फिर नाउन के ऊपर। तो मैं वर्ब को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा और मैं नाउन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो पहला टॉपिक अपना नाउन। ध्यान रखिए, मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको दो बातें बताई है कि सब्जेक्ट में दो पार्ट ऑफ स्पीच में से आपको कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच जरूर मिलेगा, या तो वो होगा नाउन और या वो होगा प्रोनाउन। इसीलिए सब्जेक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा, सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन रहेगा, जैसा कि नाउन आपने जो स्कूलिंग था अपना, उस स्कूलिंग में आपने काफी बार पढ़ा है नाउन या संज्ञा। चाहे आप इसको हिंदी में पढ़े चाहे आप इसको अंग्रेजी में पढ़े, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं बदलते, कंसेप्ट बिल्कुल वो ही है। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ये सारे नाउन होते हैं, तो ठीक वही बात है। लेकिन हिंदी के अंदर जैसे एनसीईआरटी की किताबें आती है तो वहां पे नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, और जो आरबीएससी एग्जाम फॉलो करवाती है उसमें 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन अपन उसको डायरेक्ट पढ़ते हैं कि कंप्लीट बात कर लेते हैं। नाउन को मोटा मोटी 2 भागों में, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब ये हुआ कि जिनको आप गिन सकते हो, जबकि अनकाउंटेबल का मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में फिर बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हो, कॉमन नाउन जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हो, और कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ समूहवाचक संज्ञा। ठीक उसी हिसाब से अनकाउंटेबल को भी 2 भागों में बांटा गया है। मटेरियल नाउन, इसका मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और एक आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये तो था नाउन का क्लासिफिकेशन। डिटेल के अंदर बात करते हैं नाउन के प्रत्येक टाइप को। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहला टाइप जो है अपना प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में, जैसा मैंने भी बताया आपको कि प्रॉपर नाउन का हिंदी में मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका ख्याल हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा हो कि प्रॉपर नाउन जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें सिर्फ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके जो इसका हिंदी में जो शब्द है, हिंदी में इसका जो अर्थ है उसको छोड़ो, बल्कि सिर्फ प्रॉपर शब्द का हिंदी में मतलब होता है। तो प्रॉपर का मतलब होता है ठीक या उचित। तो आपको इसी कंसेप्ट को उठा देना है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना उचित नाम है, जिनका अपना ठीक नाम है, वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लो मैं ये कहूं कि दुनिया के जितने भी लड़के हैं या दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, पुरुषों की बात हो रही है या लड़कों की बात हो रही है, सभी को मैंने मान लो कि इस घेरे के अंदर रखा है, यानी कि दुनिया के सारे लड़के या सारे आदमी इसी घेरे के अंदर आ गए हैं। तो अब आप जानते हो कि ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, सारे लड़के ही तो हैं। लड़का इनमें से किसी का नाम थोड़े है। अपन को क्या चाहिए? इनका नाम। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? उचित नाम। जैसे मान लो कि इस लड़के का नाम है सचिन, या इस लड़के का नाम है मान लो रवि। क्या सभी का नाम सचिन है? क्या सभी का नाम रवि है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आप जानते हो ये भी लड़का था, ये भी लड़का था, ये भी लड़का था, ये सभी है तो लड़के, लेकिन सारे लड़के सचिन नहीं है, सारे लड़के रवि नहीं है। इसका मतलब सचिन इस लड़के का नाम था, रवि इस एक लड़के का नाम था। तो ये जो नाम है वो नाम क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। तो अपन इन दोनों एग्जांपल्स को लिख लेते हैं। ठीक इसी हिसाब से अलग अलग प्रकार की बात करूंगा मैं। मान लो कि दुनिया की समस्त लड़कियों को या समस्त महिलाओं को आपने एक श्रेणी के अंदर रखा है, एक सर्किल के अंदर आपने रखा है। तो आप जानते हो कि ये भी एक महिला होगी, ये भी एक महिला होगी, या ये भी एक लड़की होगी, ये भी एक लड़की होगी। लड़की या महिला किसी का नाम थोड़ी है। लेकिन यदि मान लो कि इस लड़की का नाम आपने रखा है, मान लो कि आपने नाम रखा है इसका नेहा, या इस लड़की का आपने नाम लिखा है मान लो रीता, तो ये जो नाम है ये नाम ही क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इनके, नेहा या रीता।
जो चारों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये चारों एग्जाम्पल व्यक्तियों के हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आनी शुरू हो जाए कि शायद सिर्फ व्यक्ति ही इसमें शामिल होंगे। ऐसा नहीं कहा है मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और यदि उस ऑब्जेक्ट का अपना उचित नाम है तो वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि दुनिया की समस्त नदियों को आपने एक घेरे के अंदर रखा है। नदी क्या व्यक्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मान लो कि दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उन सभी को आपने एक घेरे के अंदर रखा है, एक सर्किल के अंदर आपने रखा है। तो आप जानते हो कि ये भी एक नदी होगी, यह भी एक नदी होगी, यह भी एक नदी होगी, सारी नदियां ही तो है। लेकिन आपने इस नदी का मान लो नाम दिया है कि इस नदी का नाम है नील, या मान लो कि इस नदी का आपने नाम दिया है कि इसका नाम है गंगा। तो ये नदी का नाम है ना, वो जो नाम है वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो इन दोनों एग्जांपल को अपन लिख देते हैं और समझो बात। जैसे मान लो कि दुनिया में काफी ज्यादा पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, लेकिन सभी पर्वतों का अपना अलग अलग नाम है। तो पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी या प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बल्कि जो पर्वत का नाम है वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हिमालय। और समझो बात को, ऑब्जेक्ट में और क्या क्या शामिल हो सकते हैं। मान लो कि दुनिया के समस्त शहरों को आपने एक घेरे के अंदर रखा है, तो जो जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे इस घेरे में आ गए। अब जो भी आपने शहर का नाम दिया है वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मान लो कि आपने किसी भी एक शहर का नाम आपको देना है, जैसे मान लो फतेहपुर, एक शहर का नाम है। अब आप इसी शहर के नाम से सारी चीजें ले सकते हो। जितने भी मान लो कि गांव हैं, तो गांव को आपने एक घेरे के अंदर रखा है, और उस गांव के अलग अलग जो नाम होंगे वो नाम ही क्या कहलाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। कोई भी एक गांव का नाम दे सकते हो, जैसे मान लो आपने लिखा है हरियासर। और समझो, दुनिया के जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी को आपने एक घेरे के अंदर रखा है, और अब प्रत्येक जिले का आप नाम दे रहे हो। जैसे कोई भी एक जिला है, जैसे मान लो चूरू है या जयपुर है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और बड़े लेवल पे बात कर सकते हो, जैसे मान लो दुनिया के समस्त देशों को आपने एक घेरे के अंदर शामिल कर लिया है, और सारे देश इसके अंदर शामिल हो गए। अब आपने प्रत्येक देश का एक अलग अलग नाम रख दिया, तो जो नाम होगा वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मान लो आपने लिखा है इंडिया, या मान लो किसी देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और यदि उस ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक नाम है तो वो नाम ही क्या कहलाना है? प्रॉपर नाउन कहलाना है। अब इसको थोड़ा और व्यवहारिक लेके आते हैं। जैसे मान लो कि आप घर में कुछ पेट्स भी पालते हैं, जैसे कुछ गायें हैं, कुछ कुत्ते भी पालते हैं। मान लो कि आप कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं। यदि आपने कोई कुत्ता पाला है, तो आप जरूर उसको घर में कुत्ता नहीं कहते होंगे, आपने उसका कुछ नाम निकाला होगा। तो जो नाम आपने उस कुत्ते का निकाला है, तो वो जो नाम है वो नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मान लो कि आपने अपने घर में कुत्ते का नाम निकाल रखा है टॉमी, तो जो टॉमी शब्द है वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ध्यान रखें, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर डॉग, ताकि समझ में आए कि एक टॉमी कौन था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग है वो प्रॉपर नाउन है, नहीं, बल्कि प्रॉपर नाउन कौन बनेगा? टॉमी बनेगा। या इसी हिसाब से मान लो कि आपने घर में गाय पाली है, और आपने गाय का नाम रख दिया है मान लो कि गोमती, तो जो गोमती शब्द है वो गाय का नाम है, तो वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये गोमती के नीचे मैं लिख देता हूं काऊ, क्या आपको डिफरेंशिएट हो सके कि काऊ है या और कुछ है। ध्यान फिर देना है कि काऊ प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि प्रॉपर नाउन कौन होगा? गोमती होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक प्रॉपर नाउन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कोई किताबी बात नहीं कर रहा, सीधी सीधी बात करनी है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि उस ऑब्जेक्ट का आपने नाम निकाला है या उस ऑब्जेक्ट का अपना कोई यूनिक नाम है, तो वो नाम ही क्या कहलाना है? प्रॉपर नाउन कहलाना है। अब अपन दूसरे प्रकार के नाउन के टाइप के ऊपर बात करते हैं। प्रॉपर नाउन यहां तक कंप्लीट होता है। अब दूसरा नाउन का प्रकार है कॉमन नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हो जातिवाचक संज्ञा। ऐसा मत सोच लेना कि जो जातियां अपने समाज में बंटी हैं उन सभी को शामिल करना ही जातिवाचक संज्ञा है, ऐसा कुछ नहीं है।
जातिवाचक संज्ञा, यदि अपन किताबी बात करें तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किताबी परिभाषा की बात करता हूं मैं, कि जो चीज सभी ने शेयर कर रखी है, सभी ने बांट रखी है या सभी में समान है, उन्हें अपन कॉमन नाउन कहते हैं। इतनी तो उम्मीद है कि शायद ये परिभाषा आपको समझ में ना आई हो। अपन दो अलग परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखो, किताब अपनी जगह है और समझ अपनी जगह है, तो हमें कुछ ऐसा करना है ताकि हमें हमेशा के लिए याद रहे। तो कॉमन नाउन की मैं आपको दो परिभाषाएं बता रहा हूं। पहली परिभाषा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब दूसरी परिभाषा बताऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं पहले थोड़ी सी मुश्किल परिभाषा उसके बारे में बात करता हूं, किताबी बात नहीं कर रहा। परिभाषा क्या रहेगी? प्रॉपर नाउन का हिंदी मतलब क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये सारे के सारे अपन ने एग्जाम्पल्स भी इसके पढ़े थे। आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन करना है कि आप क्या है। जो इनका उत्तर आएगा ना, वो डेफिनेटली क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। जैसे सचिन, आपने पूछा कि सचिन कौन है, तो उसका जवाब क्या मिलेगा? आप कहोगे कि ये या तो कोई लड़का है, या कुछ कहेंगे कि हो सकता है ये कोई आदमी हो, पुरुष हो, मैन। ठीक उस हिसाब से रवि की बात हो जाएगी कि रवि क्या है, तो या तो आप कहोगे लड़का है, या आप कह दोगे कि ये कोई आदमी है, तो मैं। ठीक उस हिसाब से आपने पूछा कि नेहा कौन है, तो आपका जवाब होगा कि या तो कोई लड़की है, या आप कह दोगे कि कोई महिला है, तो आप इसको महिलाओं के लिए आप वुमेन शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, और समझो, ये बात रीता के ऊपर भी लागू होती है। नील और गंगा, ये दोनों क्या है? नदियों के नाम है। आपको पता है दोनों नदी हैं, तो नदी को आप क्या कहते हो? रिवर कहते हो। इसका मतलब जो रिवर शब्द है वो क्या है? कॉमन नाउन है। और समझो बात को, हिमालय क्या है? पर्वत। तो पर्वत को अपन क्या कहते हैं? माउंटेन। तो जो माउंटेन शब्द है वो क्या बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। फतेहपुर था, वो क्या था? एक शहर का नाम था। तो शहर के नाम को अपन क्या कहते हैं? सिटी। शहर को क्या कहते हैं? सिटी। ठीक उसी हिसाब से हरियासर क्या था? एक गांव का नाम। तो आप गांव को क्या कह सकते हो? विलेज कह सकते हो। मान लो कुछ कहेंगे कि कुछ कस्बे नहीं है, तो कस्बों को क्या कहते हैं? टाउन। तो देखो, सारी चीजें क्या बनती जा रही है? कॉमन नाउन बनती जा रही है। और देखो जरा, चूरू क्या है? एक जिले का नाम है, तो जिले को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और समझो, जयपुर के ऊपर ये वही बात लागू होगी, क्योंकि दोनों ही जिलों के नाम है, तो जिलों को क्या कहते हैं? अपन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इंडिया किसका नाम है? तो देश का नाम है, तो कंट्री। और समझो, डॉग, ध्यान देना, डॉग नहीं था, प्रॉपर नाउन कौन था? टॉमी था। और आपने पूछा कि टॉमी कौन है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? कुत्ता। इसका मतलब कुत्ते को अपन क्या कहते हैं? डॉग। तो ये जो डॉग शब्द है वो कौन सा शब्द है? कॉमन नाउन का शब्द है। ठीक उस हिसाब से गोमती, आपने पूछा कि गोमती किसका नाम है, तो आपका जवाब होगा काऊ। तो ये सारे के सारे शब्द क्या बनेंगे? कॉमन नाउन बनेंगे। लेकिन मैं इस परिभाषा को, या ये जो तरीका है, इसको मैं प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत लंबा तरीका है। आपको इस तरीके से आप तभी जा पाओगे जब आपके पास में प्रॉपर नाउन होंगे। प्रॉपर नाउन होंगे तो आप उनसे क्वेश्चन कर पाओगे, और क्वेश्चन का जो जवाब मिलेगा वो आपको कॉमन नाउन का मिलेगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना है कि कॉमन नाउन पहचानने का एकदम सरल तरीका, जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैं यूं मान लूं कि मेरे को नहीं पता, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे को नहीं पता कि बॉय जो शब्द लिखा है, एक संज्ञा लिखी है, ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही आपको पता करना है कि बॉय कौन सा नाउन है, तो आप जरा मन में सोचो, दिमाग में सोचो कि क्या इस शब्द को प्लूरल बनाया जा सकता है। तो आप सोचोगे तो आपको पता है कि बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। जिन शब्दों का प्लूरल बनाया जा सके वो सारे के सारे शब्द हमेशा क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। बनाना नहीं है प्लूरल, आपको सोच के देखना है। यदि बनता है तो वो डेफिनेटली क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे। जैसे मान लो आपने लिखा हुआ है कहीं पे टेबल, अब आपको नहीं पता कि ये कौन सा नाउन है, लेकिन आप मन में सोचो कि क्या टेबल का प्लूरल बनता है। तो आपने देखा होगा काफी बार कि टेबल का प्लूरल टेबल्स होता है। जब होता है इसका मतलब टेबल कौन सा नाउन बनेगा? हमेशा कॉमन नाउन बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टेबल कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और देखो जरा, आपको यदि पूछा जाए कि बुक कौन सा नाउन है, आपको नहीं पता फिलहाल, लेकिन आप मन में सोचेंगे कि क्या बुक का प्लूरल बनता है, तो बुक्स होता है ना। जब होता है इसका मतलब ये डेफिनेटली कौन सा नाउन बनेगा? कॉमन नाउन बनेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बुक।
आप इनमें से किसी भी शब्द को देख सकते हो, उन सभी का प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज होते हैं ना, मैन का प्लूरल मैन होता है ना, MEN, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होते हैं ना, वुमेन का वीमेन होता है ना। लेकिन बताओ इनका प्लूरल होता है क्या? सचिन, सचिन सुना है? हाँ, ये हो सकता है आपके दिमाग में ये बात हो कि सर ऐसा होता है ना, सचिन के साथ अपोस्ट्रोफी S, इसको सचिन से बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो अपोस्ट्रोफी S लगता है ये पोजीशन दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है। और मैंने क्या कहा यहां पर कि प्लूरल बनाना है, ये प्लूरल नहीं बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका संबंध बताता है, पोजीशन बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे सचिन हो गए, इसका मतलब ये है कि सचिन किसी अन्य नाउन के ऊपर संबंध बताएगा। खैर इसके ऊपर बात अपन आगे डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल मैं आगे और बात करता हूं। रिवर का प्लूरल रिवर्स होता है ना, माउंटेन का प्लूरल माउंटेन्स होते हैं ना, सिटी का सिटीज, विलेज का विलेजेस, टाउन का टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट्स, कंट्रीज, डॉग्स, काउज, टेबल्स, बुक्स, सारे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। तो ये सारे के सारे शब्द कौन से नाउन बनेंगे? कॉमन नाउन बनेंगे। अब मान लो कई बार क्या होता है कि अपन एक छोटी सी चीज छोड़ देते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा आपको कि बॉय कौन सा नाउन है, और आपने मेरे को, अब मान लो कि आपको ये बात याद रह गई तो आपने बता दिया कि बॉय एक कॉमन नाउन है। लेकिन मान लो कि मैंने आपसे ऐसा पूछा होता कि बॉयज कौन सा नाउन है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये भी कॉमन नाउन है, बल्कि ये रूप क्या कहलाता है इसका? सिंगुलर रूप। और जबकि ये रूप क्या कहलाता है इसका? प्लूरल रूप कहलाता है। तो आपको बता दो, बॉय कॉमन नाउन था तो बॉयज भी कौन से नाउन होंगे? कॉमन नाउन ही होंगे। ठीक उसी हिसाब से जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टेबल कॉमन नाउन लिखा है सिंगुलर में, तो आप टेबल्स लिखेंगे तो ये टेबल्स भी कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन ही होगा। अब आप किसी भी शब्द के ऊपर गौर कर सकते हो, यदि इन दोनों में से किसी भी एक टाइप के बारे में क्वेश्चन हुआ है तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी गुण, कोई भी धर्म, कुछ भी मान लो, यदि किसी का भी नाम है तो वो नाम ही क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन यदि उस शब्द का प्लूरल बनाना पॉसिबल है, प्लूरल बनाया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इन दोनों नाउन के बारे में आपको डिटेल में बात हुई है। आगे की क्लास करते हैं अपन थोड़ी देर बाद।